Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition, Strength of Material, Mechanics of Solid वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। स्प्रिंग का एक टाइप है जो मैंने बताया था लैमिनेटेड स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग, इसको बेसिकली आपके लिए लेके आया हूँ। और आज के वीडियो में बेसिकली डियर स्टूडेंट हम लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे एंड हेलिकल स्प्रिंग जिसको हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीटली एनालाइज कर लिया था उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और लैमिनेटेड स्प्रिंग पे भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो आज का वीडियो डियर स्टूडेंट हमारा मिक्स होने वाला है। लैमिनेटेड स्प्रिंग के बारे में कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी एनालिसिस भी होगी एंड एट द सेम टाइम हेलिकल और लैमिनेटेड स्प्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अंडरस्टैंड करेंगे। सो आज का वीडियो डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लैमिनेटेड स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग, यू नो हेलिकल स्प्रिंग जितना इंपॉर्टेंट है, कई बार अच्छे एग्जाम्स स्पेशली असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स में, आईएएस में, एएमआई सेक्शन बी में और बीटेक लेवल अगर आप सेमेस्टर सब्जेक्ट्स की बात करोगे तो वहां पे इसकी एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो without wasting our time, let's start with the concept of laminated or leaf spring. So dear student, लीफ स्प्रिंग को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो ये सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न करना होगा और वही मैंने आपको इस बोर्ड पे बेसिकली ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको ये समझना है कि जो हमारा ये स्प्रिंग है इसको हम बोलते हैं लैमिनेटेड स्प्रिंग या लीफ स्प्रिंग और कैरेज स्प्रिंग, बहुत सारे नाम है इसके, कैरेज स्प्रिंग और कई बार इसको फ्लैट स्प्रिंग भी बोलते हैं, राइट। और एक मैथमेटिकल नेम है सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग डियर स्टूडेंट, सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग। और हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है डियर स्टूडेंट। इन सबको आप बेसिकली जो अभी हम एनालाइज करेंगे वो एनालिसिस इन सब के लिए बेसिकली एप्लीकेबल होगा। सो सबसे पहले लैमिनेटेड स्प्रिंग, लैमिनेटेड का क्या मतलब होता है? लैमिनेटेड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट लैमिनास में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कोई मान लो मोटी प्लेट है और उसको अगर हमें मान लो 15 mm की प्लेट है और अगर हमने उसमें 3 mm की 5 प्लेट बना दी और सबको स्टैक करके रख दिया तो वो लैमिनेटेड कहलाता है। लैमिनेटेड का मतलब है लैमिनास, थिन प्लेट आपने बना दिया। तो ये जो हमारा स्प्रिंग है बेसिकली ये लैमिनेटेड स्प्रिंग इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो थिन शीट्स को हम, थिन प्लेट्स को क्या करते हैं, स्टैक करते हैं और फिर ये एक स्प्रिंग का फॉर्म लेता है, इसीलिए इसको हम लैमिनेटेड स्प्रिंग बोलते हैं, राइट। लीफ स्प्रिंग इसलिए बोलते हैं डियर स्टूडेंट क्योंकि ये लीफ के फॉर्म में, अगर आप देखोगे ना तो ये जो एक पतली सी जो प्लेट है जिसको बेसिकली हमने क्या किया हुआ, बेंड किया हुआ, कर्वेचर दिया हुआ, ये बेसिकली इसको हम लीफ बोलते हैं, राइट। सो पत्ती बोलते हैं हिंदी में, कमानी बोलते हैं इसको। सो लीफ भी इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये लीफ जैसा बेसिकली इसको हम लीफ बोल सकते हैं। सो लीफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। कैरेज स्प्रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली कमर्शियल व्हीकल में काफी यूज होता है और लोड कैरिंग के लिए यूज होता है ये, और इसका काफी इंपॉर्टेंट है कमर्शियल व्हीकल लाइक ट्रक्स में, अगर ट्रक्स वगैरह में या जो पैसेंजर कार है इन सब में अगर आप देखोगे मूविंग व्हीकल जो 4 व्हीलर है इसमें ये एक्सटेंसिवली यूज होता है कैरेज, स्पेशली जो लोडिंग वगैरह वाले जो कमर्शियल व्हीकल है वहां पे तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। सो इसको कैरेज स्प्रिंग इसलिए भी बोलते हैं, ये लोड कैरी करता है और स्पेशली कमर्शियल व्हीकल में यूज होता है जो कि लोड कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। देन कम सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग डियर स्टूडेंट। सेमी एलिप्टिकल तो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आप इसको देखो गौर से इस स्प्रिंग को तो ये बेसिकली अगर मैं ऐसे आपको बताऊं तो ये इस शेप का है, राइट। तो ये शेप है और अगर इसमें अगर ऊपर वाला भी ऐसे मैच होता तो ये हो जाता इलिप्स, ये फिर पूरा हो जाता इलिप्स, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन तो है नहीं तो ऑब्वियसली हाफ है तो इसको हम सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग बोल सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग क्यों बोलते हैं, राइट। अगर डियर स्टूडेंट कई बार स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग को नॉट हेलिकल स्प्रिंग, इलिप्टिकल इसको लीफ स्प्रिंग को बेसिकली कई बार हाफ इलिप्टिकल भी नहीं रख के क्वार्टर इलिप्टिकल भी रखते हैं। अगर आपने देखा होगा ना तो कुछ लीफ स्प्रिंग ऐसे होते हैं, राइट, ऐसे होते हैं।
ये बेसिकली क्वार्टर स्प्रिंग है। सो क्वार्टर मतलब एलिप्स का जो ये आपका एलिप्स है, इस एलिप्स का अगर आप देखोगे तो ये वाला क्वार्टर पोर्शन होता है जो कि सेमी इलिप्टिकल का हाफ होता है। मतलब इसी को अगर मैं यहां से भूल जाऊं कि इस पोर्शन इधर कुछ है और ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा, क्वार्टर इलिप्टिकल। सो सेमी इलिप्टिकल को अगर आपने एनालाइज कर लिया तो क्वार्टर में बेसिकली माइनर कुछ चेंज हो जाएगा और आसानी से सारी एनालिसिस सेम रहती है, राइट। सो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लैमिनेटेड और लीफ और कैरेज और फ्लैट स्प्रिंग, सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग सब इसी का नाम है डियर स्टूडेंट, राइट। फ्लैट स्प्रिंग कई बार हम इसलिए नाम देते हैं क्योंकि ये फ्लैट से बनाते हैं। फ्लैट का मतलब है प्लेट। प्लेट्स को बेसिकली हम इस स्प्रिंग को बनाने के लिए प्लेट लेते हैं, फिर उसमें कर्वेचर देते हैं और फिर फाइनली उसकी असेंबली करके एक सर्टेन इस टाइप का इलिप्टिकल, सेमी इलिप्टिकल शेप देते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसको कई बार ये सारे नाम है, राइट। सो अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन है आपके पास, अगर आप देखोगे तो ये कंस्ट्रक्शन है। इसी कंस्ट्रक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये किसी भी कमर्शियल व्हीकल में अगर आप पीछे से देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा, है ना। ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, ये यूज होता ही होता है। और यही बेसिकली अगर आप देखोगे तो ट्रैक्टर वगैरह में यही नहीं होता जिसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा बम्पी ड्राइव्स होते हैं, बहुत ज्यादा जर्क होता है, राइट। बट कमर्शियल व्हीकल में इसको लीफ स्प्रिंग को हम काफी यूज करते हैं, राइट। सो देखो सबसे पहले डियर स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो आपके पास ये जो लीफ देख रहे हो, ये लंबी वाली लीफ, ये वाली लीफ, ये लीफ है और ऐसी ही एक लीफ इसके ठीक नीचे है। ये दोनों सबसे ज्यादा लंबी है, मतलब इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। अच्छा, उसके नीचे वाले जो लीव्स हैं अगर आप देखोगे वो ग्रेजुअली उसकी लेंथ कम होती जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे एक टेक्निकल लॉजिक है, मतलब इसके पीछे एक रीजन है, टेक्निकली बैक्ड रीजन है बेसिकली कि ये क्यों लेंथ कम हो रही है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझो। एक सबसे बड़ी लेंथ की एक लीफ है, बल्कि दो लीफ है, ये दो लीफ यूज करते हैं कि दो बड़ी लेंथ होती है जिसको हम टॉप प्लेट भी कई बार बोलते हैं, मेन प्लेट बोलते हैं, या मास्टर लीफ बोलते हैं, या कई बार फुल लेंथ लीफ भी बोलते हैं। ये सब इसी का नाम है डियर स्टूडेंट। ये वाला कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कैरेज स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग में जो सबसे बड़ी लेंथ की लीफ होती है उसका नाम क्या होता है, तो मास्टर लीफ कहलाता है। ऑब्वियसली आप कैसे याद रख सकते हो, मास्टर का मतलब है ऑब्वियसली हैविंग बिगर। सो यहां पे सबसे बड़ी लेंथ है तो इसीलिए ये मास्टर लीफ है डियर स्टूडेंट। अच्छा, मास्टर लीफ दो क्यों होता है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, बट आप ये याद रखना अभी कि ये दो होते हैं, राइट। उसके बाद जो लेंथ है डियर स्टूडेंट, वो जो लीव्स है उसकी लेंथ कम होती जाती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेजुएटेड लीव्स। ग्रेजुएटेड लीव्स का मतलब होता है कि वो कम होती जाती है उसकी लेंथ, राइट, ग्रेजुअली रिड्यूस होती जाती है, राइट। और इन सारे लीव्स को एक दूसरे पे रख के एक दूसरे के साथ स्टैक करके और फिर माउंटिंग की जाती है। माउंटिंग कैसे की जाती है डियर स्टूडेंट, तो अगर आप देखोगे तो यहां पे यू क्लैंप है, इसको हम बोलते हैं यू क्लैंप, जो सेंटर में इन सारे लीव्स को स्टैक करके और फिर सेंट्रल अगर आपने देखा होगा पीछे का जो एक्सल होता है वो बेसिकली पीछे के अगर एक्सल पे बेसिकली इसको क्लैंप कर दिया जाता है, राइट। और इसको बोलते हैं यू क्लैंप, राइट। और यू क्लैंप पे इसको बेसिकली माउंट कर दिया जाता है। और ये ऑब्वियसली ये सेंट्रल बोल्ट है, ये सेंट्रल बोल्ट है, सेंट्रल बोल्ट है जिसके थ्रू बेसिकली होल होता है जिसमें सेंट्रल बोल्ट डाल के बेसिकली हम इसको फिक्स कर देते हैं और ये यू क्लैंप्स लगे होते हैं, राइट। नाउ इस यू क्लैंप जो कि सेंट्रल बोल्ट के साथ यहाँ पे पूरा सारे लीव्स को कनेक्ट किया हुआ, असेंबल किया हुआ, इसके अलावा ये दो लीव्स और भी हैं, दो क्लैंप्स और भी हैं जिसको बोलते हैं रिबाउंड क्लैंप्स। तो डियर स्टूडेंट, रिबाउंड क्लैंप्स बेसिकली ये जो सारे क्लैंप्स हैं इन सब के इस पोर्शन पे इसको होल्ड करके रखता है, राइट। सो कुल मिला के अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, ये एन नंबर ऑफ लीव्स, वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो लैमिनेटेड स्प्रिंग है उसमें कितनी लीव्स हैं, राइट। तो इसमें लीव्स हैं जिसमें मास्टर लीव और ग्रेजुएटेड लीव्स हैं जो कि सेंट्रली माउंटेड है यू क्लैंप से, और साथ में रिबाउंड क्लैंप्स भी साइड में क्लैंप है। अच्छा, मास्टर लीव में डियर स्टूडेंट ये देख लो आप, ये बेसिकली सेंटर जैसा, सेंटर ये यहीं पे बेसिकली पिन जॉइंट होता है, यहीं पे ये बेसिकली पिन जॉइंट होता है और इसको हम बोलते हैं आई। दिस इज कॉल्ड आई ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग आई, है ना। आई बोल्ट आपने देखा होगा, आई बोल्ट भी ऐसा ही होता है, राइट।
आई बोल्ट भी ऐसा होता है। तो ये आई आई बोला जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे उसी शेप में है, तो इसको हम बोलेंगे आई ऑफ द स्प्रिंग। दोनों आई ऑफ द स्प्रिंग है, दोनों में बेसिकली पिन जॉइंट होता है और ये बेसिकली चेसिस को होल्ड करके रखता है। पूरे ऑटोमोबाइल का जो आपका चेसिस है उसको होल्ड करके रखता है, राइट। नाउ जो लोड लगेगा डियर स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो यहां पे और यहां पे डब्ल्यू लोड लगेगा। अगर आप देखो तो ऊपर से लोड लगेगा जो एक यहां पे लोड बियर करेगा और लोड यहां पे एक बियर करेगा। तो ये W और W है, तो ये 2W नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे ऑपोजिट में 2W यहां पे लगेगा, राइट। तो हम यहां इस आई और इस आई पे W लोड डिस्ट्रीब्यूट मान सकते हैं, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो आई ऑफ द लीफ है, आई ऑफ द जो लीफ है, यहां से मास्टर लीफ की ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये देख रहे हो आप, ये जो मास्टर लीफ का जो ये वाला जो पोर्शन है, यहां से आई ऑफ द स्प्रिंग के बीच ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड कैम्बर, राइट। दिस इज कॉल्ड कैम्बर। सो कैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्बर बेसिकली आप कह सकते हो एक तरह से डिफ्लेक्शन अमाउंट है। अगर आप इसको पूरा फ्लैट होना है, राइट, इसको पूरा फ्लैट होना है, तो यही वो बेसिकली डिस्टेंस है जो बेसिकली इसको क्या करना होगा, आपको कंप्रेस करना होगा। तो कैम्बर बेसिकली मास्टर लीफ और आई ऑफ द बोल्ट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है, राइट। सो कैम्बर आपको क्लियर हो गया, राइट। देन कम्स डियर स्टूडेंट की इसके अलावा अब इसमें देखोगे तो आपका और कुछ ऐसा मेन कंपोनेंट है नहीं, बट अब आप हम आते हैं कि इसमें टेक्निकलिटी कि सबसे पहले डियर स्टूडेंट की आपको ये समझना होगा कि जो हमारी जो मास्टर लीव्स हैं ये बेसिकली लंबी है और बाकी जो ग्रेजुएटेड लीव्स है इसकी लंबाई क्यों कम है। एक ये टेक्निकल रीजन है और लंबाई क्यों कम है एक, और दूसरा डियर स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं निपिंग, ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये वाला जो बेसिकली एक कैरेज स्प्रिंग या लीफ स्प्रिंग से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं निपिंग। इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो ये क्या है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, मैंने आपके लिए बेसिकली कुछ पॉइंट्स, थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जो आपको अंडरस्टैंड करना है, ये मेंशन किया है। सबसे पहले दिस लैमिनेटेड और लीफ और कैरेज स्प्रिंग, इसके बारे में this spring finds its use in trucks, trains, trolleys, passenger cars, etc. राइट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑटोमोबाइल में इसको यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल मींस टू व्हीलर में नहीं है, फोर व्हीलर वगैरह में यूज होता है, राइट। उसके अलावा एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इज इट एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर इन एडिशन टू एनर्जी एब्सॉर्बिंग डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्प्रिंग जहां पे भी हम यूज करते हैं तो स्प्रिंग का पर्पस होता है एनर्जी को स्टोर करना और एज पर रिक्वायरमेंट उसको रिलीज करना। बट यहां पे ये जो लैमिनेटेड स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग है, ये एनर्जी तो एब्सॉर्ब करता ही है, शॉक को तो एब्सॉर्ब करता ही है, बट एक तरह से स्ट्रक्चरल मेंबर की तरह भी बेसिकली अपना रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि ये जो आई है, ये आई जो लीफ का है, ये बेसिकली चेसिस ऑफ ऑटोमोबाइल से कनेक्टेड है। तो ऑटोमोबाइल में कोई सा भी अगर मान लो टॉर्क लगता है या कोई सा भी अगर मान लो लोड लगता है लैटरल, राइट, तो ये सारा बेसिकली चूंकि ये फिक्स होता है, ये बेसिकली यहां पे कनेक्टेड है, ऊपर बॉडी के कार के या ऑटोमोबाइल के ऊपर वाले पोर्शन से यहां पे कनेक्टेड है, और ये जो पीछे का एक्सल होता है बेसिकली वहां के साथ ये वाला पोर्शन कनेक्टेड है। तो कुल मिला के ये जो स्प्रिंग है ना, एक तरह से स्ट्रक्चर की तरह वहां यूज होता है और वो ओवरऑल बैलेंसिंग के लिए भी जरूरी है और बहुत सारे लोड को भी कैरी कर सकता है, और ऑब्वियसली अपने कर्वेचर को चेंज करके ये डिफ्लेक्ट होके शॉक को भी एब्सॉर्ब करेगा, राइट। तो ये ड्यूल पर्पस है, ये जस्ट इट्स नॉट मेयर स्प्रिंग, ये बेसिकली क्या है, लोड को भी, डिफरेंट टाइप के लोड को कैरी करता है, जिसको यहां पे हमने मेंशन किया। तो ये बहुत मेजर एडवांटेज है कैरेज स्प्रिंग का, जो कि हेलिकल स्प्रिंग में नहीं होता। हेलिकल स्प्रिंग कंप्रेसिव या टेंसाइल लोड को कैरी कर सकता है, बट इस टाइप का स्ट्रक्चरल मेंबर की तरह यूज नहीं हो पाता है, जो कि ये यूज होता है। इसीलिए आपको पता है कि कमर्शियल व्हीकल या फोर व्हीलर्स वगैरह में बहुत ज्यादा लोड डिफरेंट टाइप के टर्निंग में इस टाइप में यूज होता है, तो उसको ये बेसिकली इजीली टेकअप कर लेते हैं, राइट। ओके, सो यहां पे ये मेंशन है कि दिस टाइप ऑफ स्प्रिंग मे कैरी लैटरल लोड
ब्रेक टॉर्क, राइट, ब्रेक टॉर्क, ड्राइविंग टॉर्क इन एडिशन टू शॉक। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका कि शॉक तो ये झेलता ही है, ऑब्वियसली स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का पर्पस ये शॉक झेलना, शॉक को एब्जॉर्ब करना, बट एट द सेम टाइम इट कैन कैरी लैटरल लोड, ब्रेक टॉर्क एंड ड्राइविंग टॉर्क। ये तीनों को ये बेसिकली कैरी करता है, जिसकी वजह से इसका जो पर्पस है वो शॉक एब्जॉर्बिंग से कहीं ज्यादा हो जाता है। तो ये इंटीग्रल पार्ट है, ऑटोमोबाइल में इसका होना बहुत जरूरी है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये सुन क्या है, लेंथ ऑफ लीव्स आर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एज टू मेक इट यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस थ्रू आउट इट्स लेंथ। ये टेक्निकल पॉइंट अब आपको समझना है। सबको पता है कि जो कैरेज स्प्रिंग है उसमें जो लीव्स हैं होती हैं उसकी लेंथ कम होती जाती है, मतलब ऊपर वाली जो मास्टर लीफ है उसकी सबसे ज्यादा लेंथ होती है, फिर नीचे ग्रेजुएटेड लीव्स की लेंथ कम होती जा रही है। नाउ क्वेश्चन आता है कि ये क्यों कम करते हैं, मतलब ये ऐसा क्यों बनाया गया, अगर हम सबको इक्वल लेंथ बना देंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो डियर स्टूडेंट, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले ये जो स्प्रिंग है ना, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। अगर आप गौर से देखो तो ये जो लोड लगता है उसकी वजह से ये बेसिकली एक बेंड होता है, राइट, बेंड होता है। जैसे बीम पे बेसिकली ऊपर से लोड लगता है और बीम एक पोर्शन, एक तरह से कैंटिलीवर बीम की तरह है। अगर आप देखोगे ना तो ये कैंटिलीवर बीम की तरह है। अगर मैं इसको इस एंड को फिक्स मानूं डियर स्टूडेंट और इस एंड को फ्री मानूं और यहां पे अगर मान लो लोड लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, तो कैंटिलीवर में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। नाउ अगर मैं सबकी लेंथ से, और इसी को मैं ग्रेजुएटेड मान लेता हूं, मान लो ऐसे मैंने अगर सबकी लेंथ सेम रखी फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि यहाँ पे जो लोड W है, इस W की वजह से हर पॉइंट पे अलग अलग बेंडिंग मोमेंट होगा, राइट, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट होता है W इंटू ये डिस्टेंस, यहाँ का बेंडिंग मोमेंट होगा, यहाँ का बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा W इंटू दिस डिस्टेंस। सो डिस्टेंस चेंज होने की वजह से हर पॉइंट पे अलग अलग बेंडिंग मोमेंट होगा, मींस ये यहाँ पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा अगर फिक्स्ड एंड पे देखोगे। सो फिक्स्ड एंड पे बहुत सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट है और आगे कम होता जाता है और यहाँ पे तो बेंडिंग मोमेंट जीरो है। तो अगर ऐसा लॉजिक है तो बेंडिंग स्ट्रेस भी फिर वैसा ही होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा और आगे कम होता जाएगा। तो अगर मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रखूं तो हमारे लिए कोई एडवांटेज नहीं है, हमने मटेरियल का ऑप्टिमम यूज नहीं किया है, इट मींस। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसा कि बीम में भी हम बोलते हैं यूनिफॉर्म बीम स्ट्रेंथ, तो हम क्या करते हैं बेसिकली इसको क्या कर देते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर कर देते हैं, राइट, ऐसा कर देते हैं डियर स्टूडेंट। इससे क्या एडवांटेज मिलता है, अगर आप गौर से देखोगे तो इससे एडवांटेज ये मिलता है कि जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट बढ़ता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ रहा है, तो इससे बेसिकली हमारा मटेरियल का ऑप्टिमम यूज हो पाया। अगर मैं सीधा यूनिफॉर्म रखता तो ये वाला मटेरियल वेस्ट होता। तो ये जो बीम में, कैंटिलीवर बीम में या किसी भी बीम में जो ये लॉजिक है, इसी लॉजिक को यहाँ पे यूज किया हुआ। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल रहा है क्योंकि सारी बेसिकली प्लेट्स हैं, और धीरे धीरे अगर आप देखोगे धीरे धीरे कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसीलिए जो हमारी प्लेट है उसको अगर हम ग्रेजुएट कर देंगे तो ग्रेजुएट करने के बाद उसकी नीचे वाली जो लीव्स है ना उसकी लेंथ भी हम कम करेंगे, सो दैट हमारा क्या रहे, यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस रहे। तो हमें यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस मेंटेन करने के लिए प्लेट्स को बेसिकली क्या करना होता है, लेंथ को हमें कम करना होता है, ग्रेजुएटेड लीव्स की लेंथ कम होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ऑप्टिमम यूज करना है अपने को, मतलब जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा है वहां पे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, जहां पे कम है वहां पे कम लेना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम लेंथ को वेरी कर दें। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो लेंथ ऑफ द लीव्स आर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एज टू मेक इट यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस थ्रू आउट इट्स लेंथ, मतलब इसकी लंबाई के अलॉन्ग बेंडिंग स्ट्रेस यूनिफॉर्म रहे, इसके लिए ऐसा करते हैं, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले इसको देख लेते हैं। ये पॉइंट कह रहा है डियर स्टूडेंट, द लोड एट विच प्लेट्स बिकम स्ट्रेट इज कॉल्ड प्रूफ लोड। ऑब्वियसली जिस लोड पे ये प्लेट जो कि अभी कर्वेचर के फॉर्म में वो स्ट्रेट हो जाए, मतलब पूरा का पूरा जितना मैक्सिमम कंप्रेशन होता है उतना अगर हो जाए, तो जिस लोड पे वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा मतलब प्लेट क्या हो जाए, प्लेट बिकम्स स्ट्रेट।
तो उस लोड को डियर स्टूडेंट हम बोलते हैं प्रूफ लोड, प्रूफ लोड बोलते हैं। ये भी एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। नाउ इस पॉइंट पे आते हैं डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट से रिलेटेड ये एक फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं निपिंग। इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट निपिंग, और निपिंग का मतलब है निप प्रोवाइड करना, गैप प्रोवाइड करना। अब ये क्या है और ये क्यों प्रोवाइड करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको डियर स्टूडेंट समझना होगा कि ये जो आपका मास्टर लीफ है ना, मास्टर लीफ, ये मास्टर लीफ में हमेशा ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है। क्वेश्चन उठता है कि क्यों ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ऑब्वियसली जो हमारी अगर आप देखोगे लेंथ इसकी ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये बेसिकली इसमें ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा, राइट। इसमें स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होता है। और एट द सेम टाइम एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो मास्टर लीफ है बेसिकली मेजरली वही ये सारे लोड झेलता है। कौन? अगर आप देखोगे दिस लैटरल लोड, ब्रेकिंग टॉर्क, ड्राइविंग टॉर्क, ये सब मास्टर लीफ ज्यादा झेलता है क्योंकि उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है और वही डायरेक्टली क्या होता है, कनेक्टेड होता है किसके साथ, चेसिस के साथ। तो इसकी वजह से इस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, तो इसीलिए इसकी क्वांटिटी भी 2 रखी जाती है, राइट। 2 रखी जाती है, मतलब 2 का मतलब है कि बेसिकली उस लोड को झेलने के लिए, उस लैटरल लोड, ब्रेकिंग टॉर्क, इन सब को झेलने के लिए एक की बजाय 2 मास्टर लीफ यूज कर देते हैं, राइट। सो क्वेश्चन इज कि जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है किसमें, मास्टर लीफ में, डियर वो 50% ग्रेटर होता है किससे, ग्रेजुएटेड लीफ से। ये चीज मैथमेटिकली भी डिराइव किया जा सकता है कि अगर आप देखोगे अनइक्वल लेंथ होने की वजह से जो ग्रेजुएटेड लीव्स में बेसिकली जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, जो मास्टर लीफ में जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा वो 50% ज्यादा होता है, मतलब 1.5 टाइम्स होगा ग्रेजुएटेड लीफ के। तो ये चीज एक फैक्ट है। बट आपको एक चीज ये समझना होगा कि अगर हमें एज अ होल ये जो लैमिनेटेड स्प्रिंग है ये तो ग्रेजुएटेड और मास्टर सबसे मिलके बना हुआ है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ दिस लीफ स्प्रिंग हमें बेसिकली इसको किल करना, मतलब ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को जितना पॉसिबल है कम करना है। मींस हम अगर कोशिश करें कि जो 50% ज्यादा स्ट्रेस मास्टर लीफ में जनरेट हो रहा है उसको अगर हम कम करते करते कम से कम ग्रेजुएटेड लीफ के साथ इक्वलाइज कर दे, मतलब सारे लीव्स में अगर एटलीस्ट इक्वल स्ट्रेस डेवलप हो, बेस्ट कंडीशन तो होगा कि मास्टर लीफ में ग्रेजुएटेड से भी कम स्ट्रेस डेवलप हो। बट वो तो कुछ ज्यादा ही मतलब आइडियल केस हो जाएगा, बट हम उसको अभी छोड़ देते हैं। एटलीस्ट हम ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्प्रिंग हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे सारे लीव्स में क्या होना चाहिए, इक्वलाइज्ड बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 50% ज्यादा होता है मास्टर लीफ में। तो अब इसको कैसे काउंटर किया जाए, तो इसको काउंटर करने के लिए डियर स्टूडेंट ये हम क्या करते हैं, बेसिकली निपिंग प्रोवाइड करते हैं। सो देखो ये पॉइंट फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सिग्मा मतलब बेंडिंग स्ट्रेस इन मास्टर लीफ इज 50% ग्रेटर देन इन ग्रेजुएटेड लीव्स, बट टू मेक यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस, जिसको आप कह सकते हो इक्वलाइज्ड बेंडिंग स्ट्रेस इन द स्प्रिंग लीव्स। और ये क्यों रखना है इक्वलाइज्ड बेंडिंग स्ट्रेस इन स्प्रिंग लीव्स, सो दैट एफिशिएंसी ऑफ द स्प्रिंग इज maintained, or you can say the efficiency of spring may increase, or you can say best advantages utilization of material, means जो आपका बेस्ट एडवांटेजेस वे में मटेरियल का यूटिलाइज हो और ओवरऑल एफिशिएंसी बेटर हो और ऑब्वियसली फिर लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगी स्प्रिंग की। इन सब एक सिचुएशन के लिए आपको इक्वलाइज बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, बट आपका इक्वलाइज है नहीं, 50% ज्यादा है किसमें, मास्टर लीफ में देन ग्रेजुएटेड। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो इसी को कम करने के लिए बेसिकली हम निपिंग करते हैं डियर स्टूडेंट। सो निपिंग इज डन, क्या करते हैं, निपिंग करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है हमें इक्वलाइज्ड बेंडिंग स्ट्रेस सारे लीव्स में, मतलब मास्टर, ग्रेजुएटेड, इन सारे लीव्स में हमें इक्वल बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करना है, तो इसके लिए हमें बेसिकली निपिंग करनी होगी। तो निपिंग है क्या, तो डियर स्टूडेंट निपिंग के लिए आपको ये डायग्राम अंडरस्टैंड करना होगा। देखो ये क्या है, राइट, ये क्या है, आपको ये देखना होगा कि निपिंग बेसिकली एक प्रोविजन है, और यू कैन से इट्स अ टेक्निकल वर्कआउट है बेसिकली
जिस वर्कआउट में हम क्या करते हैं कि मास्टर लीफ और जो ग्रेजुएटेड लीव्स है दोनों के बीच में दोनों का कर्वेचर ऐसा मेंटेन करते हैं कि बिफोर असेंबली दोनों के बीच में ये एक सर्टेन गैप हो। ये देख लो आप, ये जो गैप है, ये जो मास्टर लीफ का ये वाला पोर्शन है और जो ग्रेजुएटेड लीफ का ये वाला पोर्शन है, दोनों को अगर हमने अभी असेंबल नहीं किया, जस्ट दोनों में अपना कर्वेचर है, दोनों का अलग अलग कर्वेचर, दोनों को एक दूसरे पे रखा तो ये गैप जनरेट हुआ और ये गैप आपको स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करके मेंटेन करना होगा। तो ये जो गैप है ना, दिस गैप इज कॉल्ड निप, और ये जो गैप मेंटेन किया जाता है बिफोर असेंबली इसी को बोलते हैं निपिंग। और इससे क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वलाइज हो जाता है, मींस मास्टर लीफ और ग्रेजुएटेड लीफ दोनों में इक्वल हो जाता है। अब क्वेश्चन होता है कि कैसे इक्वल हो जाएगा, तो देखो इसके पीछे क्या टेक्निकल लॉजिक है। मास्टर लीफ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा ज्यादा रखा जाता है डिजाइनिंग के टाइम में, मतलब बनाते हैं हम, बेसिकली सारी फ्लैट प्लेट्स होती है उसको बेसिकली कर्वेचर दिया जाता है। तो जो मास्टर लीफ है उसको ज्यादा कर्वेचर देंगे और जो ग्रेजुएटेड लीफ है उसको रिलेटिवली लेस कर्वेचर देंगे। अब इन दोनों में लेस कर्वेचर देने के बाद हम बेसिकली क्या करते हैं कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखते हैं तो ये गैप मेंटेन होता है। नाउ इस गैप को स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करते हैं सो दैट दोनों में इक्वल स्ट्रेस हो। तो अब क्वेश्चन होता है कि दोनों में कैसे इक्वल स्ट्रेस होगा, तो देखो अभी मतलब बिफोर असेंबली ये एक निप प्रोवाइड करते हैं, मतलब गैप प्रोवाइड करते हैं, और ऐसा कैसे पॉसिबल है, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर में वेरिएशन ला देते हैं, मतलब इसमें ज्यादा रखते हैं मास्टर में और ग्रेजुएटेड में कम कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो असेंबली कैसे हो रही है, इसकी असेंबली ऐसे होती है कि इन सबको एक के साथ एक स्टैक करते हैं और फिर सेंट्रल बोल्ट से और यू क्लैंप से इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो आप खुद सोचो, ये जो ग्रेजुएटेड लीफ है वो तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, बट मास्टर लीफ को गैप है ना, तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए आपको नीचे की तरफ खींचना होगा क्योंकि इसको क्लैंप करना है। जब नीचे की तरफ खींचोगे, क्लैंप होगा तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ आएगा, राइट, नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये बेसिकली स्प्रिंग, मतलब नीचे की तरफ जब डाउन होगा तो उसको डॉटेड कंडीशन में दिखाया हुआ, और जब ये डॉटेड कंडीशन में आएगा तब ये गैप ब्रिज हो गया, मतलब गैप खत्म हो गया। शुरू में गैप रखा है हमने, बट जैसे ही असेंबल किया फोर्सली, कर्वेचर दोनों को का फिट हो गया और निप गायब हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि ये एक तरह से अभी लोड इस पे लगा नहीं है, ये जस्ट असेंबली, लोड तो बाद में लगेगा जब एक्चुअली जब वो व्हीकल में यूज होगा तब व्हीकल का लोड इसके ऊपर आएगा, वो तो अलग है। लेकिन अभी तो जस्ट असेंबली के टाइम में ही हमने मास्टर लीफ को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, मतलब उसको इसके साथ टच करा दिया और उसकी वजह से उसके अंदर प्री स्ट्रेस डेवलप होगा। डोंट यू थिंक उसका जो कर्वेचर था फ्रीली उसको आपने डिस्टर्ब किया और उसको बेसिकली एक निप गैप प्रोवाइड किया था, अब आपने ग्रेजुएटेड लीफ के साथ उसको टच करा दिया खींच के एक तरह से, तो इसके अंदर डॉटेड कंडीशन में ये मास्टर लीफ आ जाएगा और अब उसके अंदर प्री स्ट्रेस जनरेट होगा जो अप्लाइड लोड के ठीक ऑपोजिट एक्ट करेगा, राइट। अप्लाइड लोड के ठीक ऑपोजिट में बेसिकली आपने प्री स्ट्रेस लगा दिया, राइट। अब क्वेश्चन उठता है कि मास्टर लीफ तो में तो प्री स्ट्रेस है बट ग्रेजुएटेड लीफ में प्री स्ट्रेस नहीं है क्योंकि उसका कर्वेचर नहीं बदला है। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इट विल बी सब्जेक्टेड टू एक्चुअल लोड। तो डियर स्टूडेंट, जब एक्चुअल लोड लगेगा, राइट, जब एक्चुअल लोड लगेगा, ये W जब मास्टर लीफ पे लगेगा तो मास्टर लीफ में ऑलरेडी जो प्री स्ट्रेस है वो रिलीज होगा, राइट, क्योंकि जो लोड आपका लगेगा उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, स्ट्रेस है इसमें मास्टर लीफ में। तो इस लोड की वजह से, जो एक्चुअल लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस पहले वो उसको ओवरकम करेगा, उसको ओवरकम करेगा और ओवरकम करने के बाद जो एक्स्ट्रा लोड होगा वो या एक्स्ट्रा स्ट्रेस होगा वो मास्टर लीफ में जनरेट होगा। बट इसमें ग्रेजुएटेड में क्या डेवलप होगा, वो स्ट्रेट वे जो लोड लग रहा है उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो मास्टर लीफ है उसमें पहले से जो प्री स्ट्रेस जनरेट था वो बेसिकली अब जो W की वजह से स्ट्रेस होगा उसको काउंटर करेगा, मतलब प्री स्ट्रेस को ओवरकम करके जाना होगा किसको, इस वाले स्ट्रेस को। मींस इस मास्टर लीफ में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कम होगा क्योंकि ओवरकमिंग में कुछ स्ट्रेसेस कैंसल आउट होगा, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। सो अल्टीमेटली जो आपका पर्पस था कि मास्टर लीफ में कम स्ट्रेस डेवलप हो, मींस मास्टर लीफ में
ग्रेजुएटेड लीफ के बराबर स्ट्रेस डेवलप हो, ऐसा पॉसिबल हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मास्टर लीफ में आपने क्या प्रोवाइड कर, क्या जनरेट हुआ? प्री स्ट्रेस, और वो प्री स्ट्रेस को ओवरकम करने में कुछ स्ट्रेस कम हो गया, और इसके अंदर वो स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ जितना कि अगर निप नहीं होता तो होता। अगर निप नहीं होता तो फिर से मास्टर लीफ में बेसिकली क्या होता? ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो जाता। तो अभी यहां पे इसको काउंटर करने में स्ट्रेस कैंसल आउट हुआ और इसके अंदर लेस स्ट्रेस डेवलप हुआ। मींस अगर मैं इस सी को ऐसे स्पेशली डिजाइन करके मेंटेन रखूं, मतलब निप को या गैप को हम ऐसे डिजाइन करके मेंटेन करें कि हमारा मास्टर लीफ और ग्रेजुएटेड लीव्स दोनों के अंदर इक्वल स्ट्रेस जनरेट हो इन केस ऑफ मैक्सिमम लोडिंग। अगर मैक्सिमम लोड लग रहा है, जिसको हम प्रूफ लोड बोल रहे हैं, राइट, तो अगर मैक्सिमम लोडिंग के केस में हम निप को शुरू से ही इतना मेंटेन करके रखेंगे कि हम डिजाइन करके रखेंगे कि मास्टर लीफ और ग्रेजुएटेड लीफ दोनों के अंदर क्या डेवलप हो डियर स्टूडेंट? इक्वल स्ट्रेस डेवलप हो, और इन अ बेस्ट वे मास्टर लीफ में ग्रेजुएटेड से भी कम स्ट्रेस डेवलप हो। अगर वो हो तो वो और भी बढ़िया कंडीशन है, बट एटलीस्ट ये तो हमारा मेंटेन हो ओवरऑल इकोनॉमी और ओवरऑल मटेरियल बेस्ट यूटिलाइजेशन और ओवरऑल एफिशिएंसी, बेस्ट एफिशिएंसी के लिए कि मास्टर लीफ में और ग्रेजुएटेड लीफ में दोनों में इक्वल स्ट्रेस जनरेट हो एट द केस ऑफ मैक्सिमम लोडिंग। सो मैक्सिमम लोडिंग के केस में दोनों में इक्वल स्ट्रेस जनरेट हो, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तभी ये स्प्रिंग ओवरऑल हमारा बेस्ट डिजाइन कहलाएगा और मटेरियल यूटिलाइजेशन होगा। सो अगर एज अ होल लास्ट में मैं बताऊं कि ये निपिंग शुरू में ही हम प्रोवाइड करते हैं, अगर ये निपिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है कि 50% हमेशा ज्यादा होता है, वो मास्टर लीफ में ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाट निपिंग इज, राइट। और ये कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, इसके जितने सारे टर्मिनोलॉजी है ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, राइट। और दिस इज व्हाट बेसिकली लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग थ्योरी। अब हम इसी का एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस का मतलब है जैसे हमने हेलिकल स्प्रिंग में टॉर्जनल एनालिसिस करके उसका डिफ्लेक्शन फाइंड किया था, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड किया था, राइट। वही सारी चीजें हम यहां पे भी बेंडिंग स्ट्रेस, इस लीव्स में बेंडिंग स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, ये हम फाइंड करेंगे। और वो एक डेरिवेशन करने के बाद हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट डेरिवेशन, राइट। सो डियर स्टूडेंट, लैमिनेटेड स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग के कंप्लीट थ्योरी कंस्ट्रक्शन को समझने के बाद अब हम इसके एनालिसिस पार्ट पे आते हैं, और यही एनालिसिस पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हेलिकल स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग में भी जो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला था डियर स्टूडेंट, वो इंपॉर्टेंट था। यहां पे भी ये जो फॉर्मूला होने वाला है ये इंपॉर्टेंट होगा, और ये फॉर्मूला आया कहां से, इसी को अंडरस्टैंड करना है। सो डियर स्टूडेंट देखो, एनालिसिस के लिए हमने क्या किया है, ये हमारा लैमिनेटेड स्प्रिंग है, इसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें क्या क्या हमने एज्यूम किया है ये मैं बता रहा हूं। आरसी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लीफ। आरसी क्या है स्टूडेंट? रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसका? स्प्रिंग का, आरसी, राइट। और ये जो डेल है ना, ये जो डेल देख रहे हो आप, आई से लेके ये वाला जिसको हमने कैम्बर भी बोला था, ये जो डेल है ये इनिशियल बेसिकली डिफ्लेक्शन है। अगर आप देखोगे डेल क्या है? इनिशियल डिफ्लेक्शन ऑफ प्लेट। डेल क्या है? इनिशियल डिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेट, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट, यहां पे हमने एल क्या माना है? व्हाट इज एल? एल बेसिकली स्पान है। एल को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एल हमारा क्या है? द स्प्रिंग स्पैन लेंथ। आई टू आई जो लेंथ होगी ना, ये स्प्रिंग स्पैन लेंथ है। इसके अलावा ये जो प्लेट है, चाहे ये ग्रेजुएटेड हो या मास्टर लीफ हो, इन सब की जो विड्थ है डियर स्टूडेंट वो बी माना है और थिकनेस टी माना है, क्योंकि विड्थ और थिकनेस मींस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, वो सेम रहता है, सिर्फ लेंथ बदलती है। तो बी इज विड्थ ऑफ प्लेट एंड टी क्या है डियर स्टूडेंट? थिकनेस ऑफ द प्लेट। ए क्या है डियर स्टूडेंट? अगर आप देखोगे ना, आई से इस प्लेट के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ए। ए को डियर स्टूडेंट हम बोलते हैं ओवरलैप एट ईच एंड। ए क्या है डियर स्टूडेंट? ओवरलैप एट ईच एंड, राइट। ए क्या है हमारा? ओवरलैप कहलाता है, राइट। ये वाला, ये जो लेंथ है ये ओवरलैप है, ये वाला
ये ओवरलैप एट ईच एंड, यहां पे भी है और इस एंड पे भी है, राइट। कैपिटल एन यहां पे हमने माना है, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स, इसमें कितनी प्लेट्स आपने यूज की है, मतलब मास्टर, ग्रेजुएटेड, ये सारा मिला के। एन इज नंबर ऑफ प्लेट्स इन द स्प्रिंग। एल मैंने आपको बता ही दिया, स्प्रिंग स्पान लेंथ। नाउ ऑब्वियसली जो लोड लगता है डियर स्टूडेंट, अभी हमने, हालांकि इसके कंस्ट्रक्शन में मैंने यहां पे बताया था 2W, लेकिन यहां पे मैं W ले रहा हूं जस्ट कि हमारा जो कैलकुलेशन है, जो हमारा डेरिवेशनल फॉर्मूला है, बेसिकली उसको हम स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। बट अगर आप चाहो तो इसको 2W ले लो, तो ये W और W हो जाएगा। लेकिन हमने चूंकि एनालिसिस करना है, तो हमने यहाँ पे W लिया, तो ऑब्वियसली ये फिर उसका हाफ मींस W/2 हो जाएगा। मींस मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी जो हम डेराइव कर रहे हैं, ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं, इसमें हमने सेंट्रल लोड W माना है, और जो दोनों आई पे जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो W/2 होगा, ये हमने एज्यूम किया है। आप और L को हमने टोटल को L लिया है, कई बार इसको 2L लिया रहता है, राइट, क्योंकि हाफ को बेसिकली फिर L ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने जो एज्यूम किया, जो मैंने एज्यूम किया, इसको फॉलो करना है और उस हिसाब से ये फॉर्मूला याद रखना है। हमने इसको L माना है, ना कि 2L, ये L माना है, और ये जो लोड है ये W माना है, मींस यहां और यहां हाफ हाफ W/2 हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको पता है इसके पूरे फंक्शनिंग में कि प्लेट में बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि एक तरह से ये कैंटिलीवर बीम की तरह ट्रीट होगा। अगर आप यहां से एज्यूम करो तो ये पूरा का पूरा कैंटिलीवर बीम में बेंड होता है, तो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा प्रेडोमिनेंटली, राइट। तो सिग्मा भी हमने एज्यूम कर लिया डियर कि बेंडिंग स्ट्रेस इन द प्लेट, एंड ई ऑब्वियसली बेंडिंग हो रही है, तो बेंडिंग इज इसेंशियली, आपको याद होगा हमने बेंडिंग का एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने बताया था कि ये टेंसाइल और कंप्रेसिव ही है। तो यंग्स मॉडुलस का रोल होगा यहाँ पे मटेरियल का। तो ई को क्या माना डियर स्टूडेंट हमने, यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्प्रिंग मटेरियल, राइट। सो ये सारा एज्यूम करने के बाद सबसे पहले हम आते हैं डियर स्टूडेंट यहां पे। सबसे पहले अगर आप गौर से देखोगे तो हमारी जो प्लेट है, ये जो हमारी प्लेट है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल एज्यूम किया और W लोड लगाया। W यहाँ पे लोड लग रहा है और दोनों एंड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है W/2। तो ये आपका स्प्रिंग हालांकि कर्वेचर में है, लेकिन अभी हमने फ्लैट एज्यूम किया है जस्ट एक एनालॉजी क्रिएट करने के लिए। तो ये अगर आपका स्प्रिंग की जो प्लेट है, लीफ है, इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना डेवलप होगा, तो ऑब्वियसली सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा मैक्सिमम, जो कि होगा W/2 into L/2 which is WL/4। तो वही डियर स्टूडेंट यहां पे हमने एज्यूम किया। एनालिसिस हमने करी है और हमने एनालिसिस करा सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग है। इसके अलावा क्वार्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग भी होता है डियर स्टूडेंट। तो अभी हम सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग में डील कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्वार्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अल्टीमेट रिजल्ट बट कॉन्सेप्ट एज इट इज रहेगा। तो वो माइनर जो चेंज होगा वो हम बाद में देखेंगे। सो ये जो एनालिसिस है डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग, राइट। नाउ क्वेश्चन कम्स की जो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग की जो प्लेट है डियर स्टूडेंट, उसमें जो M है, M को बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो M हमने मान लिया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के। M किसके बराबर होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के। ये बेंडिंग ऑफ बीम वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो M क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यहां इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लोड इनटू डिस्टेंस व्हिच इज W/2 L/2 WL/4, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा डियर स्टूडेंट। और यही बेंडिंग मोमेंट पूरा स्प्रिंग रेजिस्ट करेगा, लेकिन अपने को एक प्लेट के लिए निकालना है। तो चूंकि n नंबर ऑफ प्लेट्स है और n नंबर ऑफ प्लेट्स मिला के इतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्ट करेगा, तो एक प्लेट कितना करेगा वही फाइंड किया है। सो इट विल बी रेजिस्टेड बाय n प्लेट्स इक्वली, सो देयरफॉर रेजिस्टिंग मोमेंट ऑफ ईच प्लेट, ये m क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट ऑफ ईच प्लेट, ये m क्या हो जाएगा, WL/4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेट व्हिच इज n, तो ये हो जाएगा WL/4n, राइट, WL/4n, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वन सिंगल प्लेट। नाउ एक सिंगल प्लेट के लिए हमने बेंडिंग इक्वेशन यूज कर दिया डियर स्टूडेंट। बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय y, यही किया हमने। M/I इज इक्वल टू सिग्मा B बाय y, यहां से हमने सिग्मा B निकाल लिया, तो ये हो जाएगा My बाय I, और यही सिग्मा B बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन अ प्लेट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो सिग्मा B क्या हो जाएगा, My बाय I, M को हमने WL/4n ले लिया,
क्योंकि एक प्लेट का m कितना होगा WL/4n। y क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो अगर आप गौर से देखो तो आपकी जो स्प्रिंग जो प्लेट है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलेंगे विड्थ b, और ये आपका क्या है थिकनेस t। ये न्यूट्रल एक्सिस होगा, तो न्यूट्रल एक्सिस के अलावा बेसिकली अगर आप देखो y क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस, यही तो y होगा, जो कि क्या हो जाएगा t/2। सो y क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट t/2। अगर आपको बेंडिंग ऑफ बीम का पूरा वीडियो अगर क्लियर है तो आप आसानी से इसको लिंक कर सकते हो, तो y हो जाएगा t/2 और I इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट btq/12, राइट, रेक्टेंगुलर है ना, सो btq/12। बस इसी को सॉल्व कर दिया डियर स्टूडेंट, तो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन लीफ, वन लीफ कितना आ गया 3WL/2NBT²। मतलब ओवरऑल यही वो बेंडिंग स्ट्रेस है जो स्प्रिंग झेल पाएगा, क्योंकि जो एक लीफ में जनरेट होगा डियर स्टूडेंट वही स्ट्रेस जनरेट डेवलप स्प्रिंग के लिए कहलाएगा। सो सिग्मा भी क्या होगा 3WL/2NBT²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग के लिए। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया डियर स्टूडेंट। नाउ कम्स कि डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। डिफ्लेक्शन ये वाला जो है इनिशियल ये जो इनिशियल डिफ्लेक्शन है डेल, ये निकालना है डियर स्टूडेंट अपने को। तो देखो डेल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज्योमेट्रिकली सोचना है। देखो ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल यहां से ये दिस एंड दिस, इस वाले ट्रायंगल में डियर स्टूडेंट अगर आप देखोगे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, यही हो जाएगा। सो अगर मैं देखूं RC स्क्वायर, वही मैंने लिखा RC स्क्वायर व्हिच इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये तो डियर स्टूडेंट टोटल L है, तो ये हो जाएगा L/2, तो L/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, राइट। और ये क्या होगा, इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड करो डियर स्टूडेंट। ये ज्योमेट्रिकली क्या होगा, अगर आप समझ रहे हो तो यहां से लेके यहां तक तो ये रेडियस ही होगा ना डियर स्टूडेंट, ये RC है तो ये भी तो RC होगा, क्योंकि ये बेसिकली R की तो है, इसी आर्क का ये रेडियस है, तो यहां से यहां तक RC है, उसमें से ये डेल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा यहां से यहां तक कितना RC माइनस डेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। सो नाउ इन दिस ट्रायंगल वी कैन कंक्लूड दिस हाइपोटेन्यूज RC स्क्वायर इज इक्वल टू L/2 स्क्वायर प्लस RC माइनस डेल्टा स्क्वायर, दैट्स इट। इतना करना है, बस इसी को थोड़ा एलिब्रेट करना है। RC स्क्वायर इज इक्वल टू L/2 का स्क्वायर, ये A माइनस B का स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। नाउ डियर स्टूडेंट, चूंकि डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होती है एज यूजुअल, तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू तो और कम होगी, ऑब्वियसली जो लेसर वैल्यू है उसका स्क्वायर और कम हो जाता है, तो हम डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे इस वाले एक्सप्रेशन में जहां पे डेल्टा स्क्वायर इसको नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला टर्म हमारा छोड़ देंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यही हम लिख रहे हैं यहां पे नेग्लेक्टिंग डेल्टा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, RC स्क्वायर से RC स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आएगा तो 2RC डेल्टा इज इक्वल टू L/2 का होल स्क्वायर खाली बच जाएगा। तो यहां से डेल्टा अगर निकाला जाए सो दैट विल बी L स्क्वायर बाय 8RC, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट, यहां पे आपको एक चीज देखना होगा कि ये डेल्टा अभी RC के टर्म में आया, तो RC भी तो निकाला जा सकता है, हाउ। सो बेंडिंग इक्वेशन जो कि 3 टर्म में होता है, M/I इज इक्वल टू E/R, ये भी तो बेंडिंग इक्वेशन का ही है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय y इज इक्वल टू E/R। तो हमने M/I इज इक्वल टू E/R लिया, R का मतलब है यहाँ पे RC, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके RC निकालेंगे तो EI/M होगा, राइट। सो अगर मैं RC की जगह अब EI/M पुट कर दूं तो डेल आ जाएगा। सो डेल क्या हो जाएगा L स्क्वायर बाय 8 इंटू EI/M। नाउ E को E रखा डियर स्टूडेंट, I क्या हो जाएगा सेम BTQ/12 और M क्या हो जाएगा WL/4N। नाउ इसी पूरे को डियर स्टूडेंट थोड़ा सा सॉल्व कर दोगे, जो भी कैंसल आउट हो रहा है कैंसिल करो, और जो बचेगा फाइनली वही डियर स्टूडेंट आपका डेल क्या हो गया, ये 3WL/8ENBTQ, और यही आपको याद रखना है। सो इलिप्टिकल स्प्रिंग, दिस व्हाट वी से लीफ स्प्रिंग के लिए क्या होगा, डिफ्लेक्शन विल बी 3WL/8ENBTQ। ये चीज याद रखना डियर स्टूडेंट। सो अगर मैं फिर से आपको रिमाइंड कराऊं, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा
3WL/2NBT²। और याद रखना डियर स्टूडेंट, व्हेन आई से W, तो W का मतलब है कि ये वाला लोड, राइट। W का मतलब है अगर मैं इसको 2W मानूंगा, अगर मैं इसको 2W मानूंगा तो ये फिर W हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट। तो अगर आप देखो ये वाला W, तो यहां पे 2W लेना पड़ जाएगा। अगर आपको वैल्यू ध्यान रखना है, अगर यहां पे एनीवे अभी जो हमने एक्सप्रेशन लिया है ना उसी को फॉलो करना। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि यहां पे ये 10 न्यूटन है, तो समझ लेना ये W/2 10 न्यूटन है, तो W क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। तो फिर फॉर्मूला में यहां पे 20 न्यूटन पुट करना। ये बहुत जरूरी है कि किस कंडीशन में डिराइव किया गया, उस कंडीशन के साथ एनालॉजी क्रिएट करके ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट, सिग्मा बी 3WL/2NBT²। Deflection for this type of spring will be 3WL3/8ENBT³। and the last is energy stored. So energy stored dear student निकालना है। चूंकि ये बेंडिंग का केस है, तो बेंडिंग के केस में एनर्जी स्टोर्ड, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, m²/2EI into लेंथ, यही होता है। तो यहां भी हम वही यूज करेंगे, m²/2EI into लेंथ। नाउ m की जगह WL/4 है, एज यूजुअल पुट कर देंगे। I की जगह BTQ/12 टोटल लेंथ ऑफ लिव्स। सब कुछ आपको दिया रहेगा, इसमें पुट करके सॉल्व कर दोगे, एनर्जी स्टोर आ जाएगा। नाउ अगर मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं और गौर से जो सिग्मा बी की वैल्यू 3WL/2NBT² है, यहां पे अगर मैं इंट्रोड्यूस इसको सॉल्व करके इसमें सिग्मा बी इंट्रोड्यूस करूं, तो ये एक नए फॉर्म में ऐसा आ जाएगा। आप करके देख लेना। अगला स्टेप होगा नेक्स्ट जो आप आसानी से कर सकते हो, और वो आएगा U = सिग्मा B²/6E into वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग डियर स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? Whereas वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग का मतलब है सारे लीव्स मिला के। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सबका सेम होगा BT, राइट, और इनटू टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यही हो जाएगा वॉल्यूम V। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मैं टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है ही है, राइट, और इसमें मैं सिग्मा बी इंट्रोड्यूस करूं, राइट, तो आप जिस जो टर्म मिलेगा वो इसके ऐसा बन जाएगा, सिग्मा B²/6 into वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग। और अगर गौर से डियर स्टूडेंट देखोगे तो ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसी के बराबर आ गया। सो अगर मैं ये यूज करूं या डायरेक्टली ये यूज कर लूं, बात एक ही है, राइट। सो अल्टीमेटली आपको पता है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा, वही फार्मूला यहां पे भी स्प्रिंग में यूज होगा। सो ईदर यू यूज दिस फार्मूला स्ट्रेट पे, और फंडामेंटली यू कैन गो विद दिस कॉन्सेप्ट। सो आई थिंक कि आपने इस पूरे लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, और आपके पास अब 3 फार्मूला है, एक बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्प्रिंग, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग एंड स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। और ये तीनों बेसिकली बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम का जो एनालिसिस है उसी से काफी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, और यही हमारा लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग के एनालिसिस है। नाउ इसमें एक चीज और आपको ऐड करना होगा कि अगर डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग हो जाए, अगर क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग होगा तो उस केस में सिग्मा बी निकालना है और डिफ्लेक्शन निकालना है और एनर्जी स्टोर निकालना है। तो क्या होगा? कॉन्सेप्ट तो सेम होगा, बट क्या होगा? तो देखो, बहुत अगर आपने ये वाला समझ लिया है तो उसमें एक माइनर चेंज करके आप क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग के लिए भी निकाल सकते हो, और कैसे वो मैं अभी आपको बताता हूं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग और जो हमारा टिपिकल लीफ स्प्रिंग होता है जिसमें कंप्लीटली बेसिकली हाफ ऑफ एलिप्स होता है, जिसको हम सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग बोलते हैं, उसको एनालाइज करने के बाद कभी कभी आपके एग्जाम में डियर स्टूडेंट क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग भी आ जाता है। क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग का मतलब है कि जो सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग है, ये इसका हाफ पोर्शन अगर मैं एज्यूम करूं और हाफ आप मान लो भूल जाओ, इधर वाला पोर्शन भूल जाओ और सिर्फ इतना याद रखो, और ये लोड लग रहा है, तो इस टाइप के भी स्प्रिंग कई बार कमर्शियल व्हीकल में यूज होता है। तो ये पूरे हाफ स्प्रिंग का भी हाफ है, हाफ इलिप्टिकल का भी हाफ है, मींस इलिप्स का क्वार्टर है, तो इसलिए इसको क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन कम्स कि क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग के एक एंड पे W लोड लग रहा है और इसकी लेंथ L है। अब इस केस में बेंडिंग स्ट्रेस और अपने को डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको एज्यूम करूं डॉटेड लाइन से
और इसको मानो कि ये एक्सटेंडेड है, तो एक तरह से ये W अब अगर लग रहा है तो सेंटर पे कितना लोड लगेगा 2W, सेंटर पे क्या लग जाएगा फिर 2W, और लेंथ कितनी हो जाएगी ये L और ये L 2L। तो अगर आप गौर से देखो कि ये वाला सेमी क्वार्टर इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग को अगर मैं एनालॉगी क्रिएट करूं या इक्विवेलेंट मानो तो एक सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग जिसपे सेंट्रल लोड कितना लग रहा है 2W और जिसका स्पैन क्या है 2L, इसके इक्विवेलेंट होगा। ये बहुत आसान है, मतलब अगर हम सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग में जो जहां पे भी जो फॉर्मूला है उसमें W की जगह मैं 2W पुट कर दूं और L की जगह 2L पुट कर दूं डियर स्टूडेंट, तो हमारी बात बन जाएगी और ये इस स्प्रिंग के लिए क्वार्टर इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग के लिए आ जाएगा। सो सिंपल, सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग के लिए अभी हमने सिग्मा भी डिराइव किया डियर स्टूडेंट, सिग्मा भी 3WL/2NBT²। 3W की जगह अब यहां पे 2W ले लेंगे, क्यों लेंगे क्योंकि हमने अब यहीं पे W माना है, क्योंकि ये तो बाकी पोर्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें W/2 मानने का कोई लॉजिक नहीं है, तो यहाँ पे तो अब आपको W ही मानना होगा और इसको L, बट चूंकि इसमें ये तो पूरा था तो यहाँ पे हमने W माना था, यहाँ पे हाफ और पूरे को लेंथ माना था ये L, लेकिन अब तो यहाँ पे यही L है और ये W है, मींस अपने को जहां पे भी W है वहां पे 2W और L की जगह 2L पुट करके सॉल्व कर देना है। सो वी विल गेट सिग्मा B = 6WL/NBT²। और सिमिलरली जो डेल्टा मिलेगा आप इस वाले डेल्टा में पुट कर दो, हियर 3WL3/8ENBT³। 3W मींस 2W, L मींस 2L का होल क्यूब by 8ENBT³। इसको अगर सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट तो यू विल गेट डेल्टा = 6WL3/ENBT³। सो अगर हम हैंडी फॉर्मूला क्वार्टर इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग के लिए भी अगर देखना चाहें तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। सो ज्यादातर आपके केस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बट स्पेशली अगर मैंने देखा है AMI सेक्शन बी वगैरह में इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट रखना होगा क्योंकि फॉर्मूला वही है, बस केस याद रखना है और उसमें एज पर रिक्वायरमेंट पुट कर देना, राइट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाट द कंप्लीट थ्योरी, डेरिवेशन एंड मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इलिप्टिकल स्प्रिंग। और इसको समझने के बाद आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली बीटेक लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, और स्पेशली बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, IES, राइट, इन सब एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट, इन सब एग्जाम्स के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल एग्जाम, जो जेई लेवल से हायर लेवल के एग्जाम्स है वहां के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी एनालिसिस आपको हेलिकल स्प्रिंग से टोटली अलग है, तो इसके फॉर्मूला, जो सेट ऑफ फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, एनालिसिस याद रखना है। और अब हम बेसिकली इसके न्यूमेरिकल पार्ट में इन करते हैं डियर स्टूडेंट। सो नाउ वी विल टेक 2-3 न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू हेलिकल स्प्रिंग एंड 2-3 रिलेटेड टू इलिप्टिकल स्प्रिंग, जिससे कि हमने जो अभी तक अंडरस्टैंड किया है राइट फ्रॉम हेलिकल स्प्रिंग टू इलिप्टिकल स्प्रिंग, इन सब की क्लैरिटी मिले आपको थ्रू न्यूमेरिकल, और दैट्स टू द प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल। सो मैं जो अभी न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं ये डिफरेंट IES एग्जाम में या किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में या गेट एग्जाम, दिस AMI सेक्शन बी एग्जाम में, इन सब में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम बेसिकली ले रहे हैं, जिससे आपको बेसिकली एक लेवल का भी एक अंदाजा लगे कि किस लेवल पे आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखनी है न्यूमेरिकली। एंड यू नो न्यूमेरिकल एंडलेस है, आप चाहो तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, किसी भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में आप रेफर करके इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल देन। ओके, सो डियर स्टूडेंट, हेलिकल स्प्रिंग और लैमिनेटेड स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग करने के बाद तो स्टूडेंट हेलिकल स्प्रिंग में एक पॉइंट और है जो बेसिकली मिस कर गए हम लोग। सो पहले उस पॉइंट को कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग है हेलिकल स्प्रिंग का, और उसके बाद हम हेलिकल स्प्रिंग और लैमिनेटेड स्प्रिंग के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो डियर स्टूडेंट देखो, कनेक्शंस ऑफ स्प्रिंग, ये हमारा जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट, ये है कनेक्शंस ऑफ स्प्रिंग। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो कनेक्शंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक है सीरीज कनेक्शन, मतलब हमारे जो स्प्रिंग है हेलिकल स्प्रिंग उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, तो सीरीज कनेक्शन है, और दूसरा है हमारा पैरेलल कनेक्शन, राइट, दूसरा हमारा है पैरेलल कनेक्शन। तो हमें इन दोनों कनेक्शन के बारे में अंडरस्टैंड करना है, और दोनों की बेसिकली हमें बेसिकली सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन को
अंडरस्टैंड करना है कि कब हम स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्टेड कहेंगे और कब उसको हम पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे, और अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसकी क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मींस किस, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या कंडीशंस बनेंगी, इसको भी हमें अंडरस्टैंड करना है। एंड सेम इज द केस विद पैरेलल। और डियर स्टूडेंट, अगर सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है स्प्रिंग का कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो अगर हम सीरीज और पैरेलल दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके बाद हम दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले सीरीज कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग का मतलब है स्प्रिंग का इस टाइप का कनेक्शन डियर स्टूडेंट। अगर आप देखो तो सॉरी, ये हमने रेजिस्टेंस टाइप का दिखा दिया। सीरीज कनेक्शन का मतलब है हमारा कि अगर ये हमारा स्प्रिंग है डियर स्टूडेंट और एक ये स्प्रिंग है, राइट, तो ये दो स्प्रिंग हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। अगर आप गौर से देखोगे तो सीरीज